करते हैं इसको। उसी थी, उसी का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि यूपी पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और डीएसएसबी के लिए भी, एमपी के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अच्छे अच्छे। तो फर्स्ट 30 क्वेश्चन जनरल। अब सही है ना? हम लोग जो है सीधा इकोनॉमिक्स पे चलेंगे और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर 31 नंबर से स्टार्ट है। 30 क्वेश्चन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जीके से आते हैं और जीके बहुत ही सरल आता है। आप लूसेंट पढ़ते हो तो लूसेंट से सारे क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्ट जनरल। जनरल के लिए कोई यूट्यूब वगैरह फॉलो कर सकते हैं। और रही बात, यूपी में वैकेंसीज बहुत आने वाली हैं। आप लोग देखे होंगे पेपर में, अभी आज ही कल सारे रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जीआईसी, एलटी, असिस्टेंट वैकेंसीज आएंगी और इसकी भी न्यूज आप लोगों को कल तक मिल जाएगी, क्योंकि आयोग अपना कैलेंडर जारी करने वाला है कुछ दिनों में। तो उसमें अगर वार्ता वगैरह को अगर वो टैकल हो गया हो तो हमें लगता है कि डेट, एग्जाम की डेट महीना, अगर नहीं हुआ होगा तो एग्जाम की डेट पिछली बार ऐसे ही मार्क करके छोड़ सकता है, बट इस बार ज्यादा चांसेस हैं कि निकालेंगे। क्या आने वाला है? दिल्ली में भी चुनाव है इसलिए वैकेंसी आ रही है, बिहार में चुनाव है इसलिए वैकेंसी आ रही है, उत्तर भी चुनाव है इसलिए वैकेंसी आ रही है। इसलिए सारे स्टेट में लिए अपनी तैयारी अच्छे से करिए। चलिए आगे। अब 31 क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स का है। स्केल इज रिलेटेड विद, यानी है वो किससे संबंधित होती हैं? तब देयताएं होती हैं रियल इंटरनल डिस इकोनॉमीज, पिक्यूनरी एक्सटर्नल डिस, इंटरनल डिस इकोनॉमीज। अमित देयताएं, आर्थिक वाह अमित, अमित देयताएं, ये तीनों जो हैं किसके? अमित देयताओं के। तो उपयुक्त होती हैं पैमाने की, वो वास्तविक भी होती हैं और आर्थिक होती हैं, आर्थिक आंतरिक होती हैं। लोग है ना जो हमारा आयोग अगला क्वेश्चन देखिए 32। इन केस ऑफ इंटीरियर गुड इनकम इफेक्ट इज व्हाट? क्यों भाई? तो निकृष्ट कोट की वस्तु में होता है। अब बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग आता है, हर देश के एग्जाम में, एमपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम इफेक्ट क्या होता है कि वस्तु की दशा में आय प्रभाव कैसा होता है? क्यों भाई? ऋणात्मक होता है ना? तो इसका आंसर जानते हो, 2021 में ही यूपी पीजीटी का भी एग्जाम हुआ, याद है ना? सेम क्वेश्चन था कि होता है, धनात्मक माना गया था क्या? लेकिन वही क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या माना गया? ऋणात्मक। तो आप लोग इसको अलग कर लीजिए, आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में लगाना है आय प्रभाव, और वही क्वेश्चन यूपी पीजीटी में अगर आएगा तो क्या लगाना है? पॉजिटिव लगाना है आय प्रभाव। समझ में आया ना? और जी असलियत में सर। पॉजिटिव ही होना,
सर रियल सर में ये तो कह रहे थे कि ऋणात्मक ही होना चाहिए। हाँ एक बार, हाँ बोलो क्या नाम है दिव्या, तुम पहले बोलो। सर मैं ये कह रही थी ना कि ये मतलब जैसे इसमें नेगेटिव माना है उसमें पॉजिटिव मानता है, तो खैर सब्स्टिट्यूशन हम्म, इफेक्ट जैसे वो तो तीनों में नेगेटिव ही होता है, बट ये प्राइस और इनकम में सर किसी में इनकम इंड्यूस्ड मानते हैं, किसी मतलब वो आपकी जो मनी इंड्यूस्ड इनकम होती है, तो ये वाला ना थोड़ा अगर आप हाँ शॉर्ट में बिल्कुल। से समराइज किस में क्या लगाना है ये बता दीजिए तो रट के लगा लेंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट तो पता है बट कौन मतलब कौन से पेपर में क्या माना जा रहा है इसके कंफ्यूजन में मतलब गड़बड़ हो जाती है। हाँ हाँ मैं अभी कंक्लूड कर दे रहा हूँ। देखिए सब चीज मेरे को ये जी सर। लगती है, यार उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट बुक इकोनॉमिक। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के को कोर्ट नहीं गया, जरूरी नहीं 21 में को ऋणात्मक माना उच्चतर शिक्षा आयोग, तो जरूरी नहीं 2024 में ऋणात्मक माने। 2024 में हम और आप उस कहीं केस लेके चैलेंज कर दिए, अब प्रूफ एसन ला वेरियन वगैरह की बुक दे दिए, ये भी क्वेश्चन चेंज हो सकता। 2000 में पीजीटी का हुआ, तो मेरे हिसाब से आप लोग चाहे असिस्टेंट चाहे पीजीटी में आए, निकृष्ट कोट की वस्तु में आय प्रभाव केवल पॉजिटिव लगाइए धन, क्योंकि बच्चे आजकल सबको ही पढ़ रहा है। यूपी पीजीटी में बहुत लोग जो है इसको चैलेंज किए, बार चैलेंज करेंगे क्योंकि सब लोग यूपी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों, पिछली बार मान लो चूक गए थे बच्चे, इस बार चैलेंज कर देंगे तो बदल गया था आंसर, तो इस बार भी तो बदल सकता है। तो हमारे हिसाब से सही के साथ जाइए, इसको लेके मत जाइए, चेंज करवा सकते हैं आप। ठीक है ना दिव्या, समझ में आया? तो सही के साथ जाइए, ज्यादा बेटर है, बाकी मिलजुल के सही करवाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन से यहाँ सिलेक्शन रुक जाते हैं। अब यूपी पीजीटी में 2 क्वेश्चन आए थे आय प्रभाव से, निकृष्ट कोट की और गिफिन वाला, और जिनके 2 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, जिन्होंने ऋणात्मक लगाया होगा इसमें, उनके 2 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं ना आप लोग। 7 नंबर, 3.4 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर उनके चले गए। 7 नंबर, यहाँ एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, 7 नंबर खा गया वो। तो सवाल ये भी है ना, अब इसके लिए भी कोर्ट जाना चाहिए। ये एग्जाम तुम 2016 में करवाते हो उसमें ऋणात्मक मानते हो, 2021 में करवाते हो उसमें धनात्मक मानते हो। क्वेश्चन ऐसे कर देता है कि अच्छे अच्छे, तो बड़ी समस्याएं हैं। इसके लिए जो है बच्चों क्या करें, लेकिन हाँ सही धनात्मक ही है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि निकृष्ट कोट की वस्तु में जो आय प्रभाव होता है वो ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है, तो धनात्मक ही मानना है। बट हम आंसर की के अकॉर्डिंग चलेंगे अभी, तो ऋणात्मक माना गया, ठीक है ना। चलिए 33 क्वेश्चन देखिए, 33 में सर पढ़िए अच्छे से धनात्मक आपको। होता कैसे है? धनात्मक कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये निकृष्ट कोट की वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कोई यक्ष वस्तु है। अब यक्ष वस्तु की कीमत में कमी हो गई, यक्ष वस्तु की जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स, वो कम हो गया। किसी भी वस्तु की अगर कीमत में कमी हो जाती है, ये बताइए रियल इनकम पर असर क्या पड़ता बढ़ जाता है। है? बढ़ जाती। तो अब ये बताइए कीमत में कमी हुई, वास्तविक आय बढ़ गई, तो क्वेश्चन में मेंशन है निकृष्ट कोट की वस्तु है, तो निकृष्ट कोट की वस्तु क्या हो जाती है, उसकी मांग, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो जी प्राइस सर। और डिमांड में कैसा संबंध है बेटा, पॉजिटिव की निगेटिव?
प्राइस और डिमांड में उस वस्तु की सीधा संबंध, प्राइस भी घट रही है तो डिमांड भी घट रही है। क्यों? क्योंकि निकृष्ट कोट की वस्तु है। लेकिन इसका रीजन क्या है? बढ़ने से निकृष्ट कोटि वस्तु है, इसलिए मांग कम हो रही है। तो प्राइस और मांग में कैसा संबंध है? डायरेक्ट धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव संबंध है। एक घट रहा है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा का भी बढ़ेगा, ऐसा संबंध है। तो उसको पॉजिटिव, समझ में आया कृपानंद? जी सर जी। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता, यहाँ रियल इनकम इफेक्ट, इसको बोलते हैं रियल इनकम इफेक्ट, वास्तविक आय प्रभाव। वास्तविक आय प्रभाव एक होता है मौद्रिक आय प्रभाव, प्रभाव में ये ऋणात्मक होगा। मौद्रिक आय बढ़ेगी तो वो घट, केवल आय से हम संबंध देखें, यहाँ मौद्रिक आय का आय से ही केवल संबंध देखोगे तो यहाँ ऋणात्मक दिखेगा। ये दोनों से बस संबंध देख करके क्वेश्चन करते हैं बच्चे, या एग्जामिनर जो सेट करता है क्वेश्चन, वो इन्हीं दोनों के बस रिलेशन को देख करके ऋणात्मक, मौद्रिक आय के संदर्भ में ऋणात्मक बोल देता है। कीमत प्रभाव है, आप लोग सभी लोग जानते हो, प्रभाव ही दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है आय प्रभाव, एक है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो कहीं ना कहीं कीमत के ही चेंज होने से इन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमें अल्टीमेटली कीमत और मांग का ही रिलेशन देखना है, बस मीडिएटर चेंज हो जाएगा। यहाँ आय के वजह है कीमत के चेंज होने से मांग पर प्रभाव, और यहाँ कीमत के चेंज होने से जो मांग पर प्रभाव होगा उसका क्या होगा? प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी सापेक्षिक कीमतों में होने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ड्यू टू कीमत या कम। ये बेसिक सार है इसका। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? से रिलेशन देखने, हमें इनसे देखना है रिलेशन, प्राइस और डिमांड से, बस मीडिएटर चेंज हो जाएगा। यहाँ वास्तविक आय है, वहां पे प्रतिस्थापन प्रभाव, सापेक्षिक कीमतें, ठीक है ना। प्रतिस्थापन में दो वस्तुएं होती है ना, और दो वस्तुओं में एक चेंज होती है तो रिलेटिव प्राइसेस चेंज होती है, सापेक्षिक कीमत आता है। और उसके वजह से क्या होता है? मांग किसी भी वस्तु पैदा हो सकती है। समझ में आया मेरी बात? सभी को क्लियर है? बताइए। हाँ बेटा, तो ये रही इसकी कहानी। पॉजिटिव मान के चलना है, ये ध्यान में रखिएगा। और क्लास नहीं देखे हैं, ये आय प्रभाव इन सब की अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने एकदम क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए 33 क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेलिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज रेलिवेंट की अवधारणा किस मार्केट में प्रासंगिक है? विक्रय लागत यानी सेलिंग कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो चैम्बरलिन, किसने दिया था? चैम्बरलिन ने दिया था। तो किस मार्केट की चर्चा करी थी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकार। तो सी, आंसर क्या हो जाएगा? सी। 34 क्वेश्चन देखिए, 34 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एंजल कर्व। एंजल को सभी लोग पढ़े हो, एंजल वक्र को आय मांग वक्र बोलते हैं, आय मांग वक्र, कर्व भी बोलते हैं एंजल वक्र को। ये बताइए एंजल वक्र कहाँ से या आय मांग वक्र कहाँ से डिराइव हुआ है? व्युत्पन्न से होता है, वही क्वेश्चन पूछा है, आय उपभोग वक्र से, इनकम कंजप्शन कर्व या आय वक्र से। तो एक चीज और, पहले भी एक दो क्वेश्चन पेपर कहीं के सॉल्व किए हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया था होता है मांग वक्र,
मांग वक्र या कह लो कीमत मांग वक्र। ये जो मांग वक्र या कीमत मांग वक्र होता है, कीमत उपभोग वक्र से आया, कीमत उपभोग वक्र से यानी पीसीसी से। लेकिन ये जो आय मांग वक्र है ये कीमत मांग वक्र है, मांग वक्र। लेकिन जो इनकम डिमांड कर होता है या एंजिल वक्र, ये दोनों कहां से डिनोट होते हैं? आय उपभोग वक्र से। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं भाई? तो इसका आंसर क्या है? आय भी बना देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग सभी लोग जानते होंगे आय उपभोग वक्र क्या दिखाता है। दो वस्तु लेता है, यहाँ x ले लो यहाँ y ले लो, ये आपकी कीमत रेखा है। कीमत रेखा क्या दिखाती है? एक उपभोक्ता की औकात, एक उपभोक्ता की इनकम। उस इनकम पर एक उपभोक्ता मान लीजिए यहाँ, तो इस इनकम पर यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में है। मान लीजिए इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ना यहाँ संतुलन में है, फिर इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने से मान लीजिए उपभोक्ता यहाँ संतुलन में है। तो विभिन्न इनकम के संयोग यानी विभिन्न इनकम आय के स्तरों पर प्रभाव क्या दिखाता है? उपभोग वक्र। आय उपभोग वक्र क्या दिखाता है कि आय, विभिन्न आय पर उपभोग, विभिन्न संतुलन बिंदुओं को, यानी विभिन्न आय के वस्तु पर ये M1 आय का स्तर है, ये M2 है, ये M3 है। विभिन्न आय के स्तरों पर उपभोक्ता के विभिन्न संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आईसीसी, इनकम कंजप्शन कर्व। समझ में आया ना? इनकम कंजप्शन कर्व से ही इनकम उपभोग एंजिल वक्र निकलता है। एंजिल वक्र क्या दिखाता है बेटा? इनकम के भी वस्तु की मांग के बीच में रिलेशन दिखाता है। ये बताइए, उपभोग वक्र में यक्स यहाँ लेते थे, वाई यहाँ लेते थे, लेकिन एंजिल वक्र में यहाँ इनकम लेंगे। तो मान लीजिए M1 इनकम थी, तो M1 ये है, तो ये M1 मान लो। M2 बढ़ा है तो M2 लो, और फिर M3 बढ़ा है तो ये M3 हो गया। तो M1 इनकम सोर्स की कितनी मांग कर रहा है? इतना, तो ये M1 हो गया। ठीक है, तो मिल गया। M2 इनकम पे उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है? इतनी मांग, तो ये M हो गई, तो M2 पर इतनी मांग है, ये पॉइंट मिल गया। अब M3 इनकम है ये वाली, तो M3 पर कितना मांग कर रहा है? इतना मांग कर रहा है 180 की, तो ये पॉइंट मिल गया। तीनों पॉइंट को मिला दो तो मिल जाएगा। इसको बोलते हैं एंजिल वक्र या आय मांग वक्र या एंजिल वक्र। समझ में आया को कि भाई? तो एंजिल वक्र सामान्य किस तरह का होता है? धनात्मक ढाल, क्योंकि आय बढ़ने से उपभोग। क्लियर है बेटा सभी को? बताओ भाई। जी सर। ये आय उपभोग वक्र की चर्चा हो गई। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। निम्नलिखित कौन सा तटस्थता वक्र की मान्यता नहीं है? बताओ भाई, तटस्थता वक्र की मान्यता कौन सी नहीं है? कमजोर क्रमवाचकता, स्थिर आय, वस्तुओं की विभाज्यता, उपभोक्ता की क्रमवाचक प्रकृति। क्या हो सकता है? कौन बताएगा? सी, सी, सी। बताओ भाई। सी बता रहे हो? इसका आंसर बता दूं, आयोग इस क्वेश्चन को हटा दिया है, क्वेश्चन को हटा दिया था, कट कर दिया। वही सर, ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से इस कितने हैं? और वाचकता एक
इंडिफरेंस कर्व की मान्यता में आता है दोनों, सी और डी जो है इंडिफरेंस कर्व की मान्यताओं में आता है। देखो मैं आप लोग की जो तटस्थ वो बेस्ड है, कमजोर क्रम पर आधारित है, लेकिन ये मान्यता नहीं है तटस्थता वक्र, ध्यान में रखिएगा। तटस्थता वक्र व कमजोर, लेकिन ये बाद में पता चला। तो उन्होंने वीक ऑर्डरिंग और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जैसे शब्द अजम्पशन ही नहीं ली थी। ये कॉन्सेप्ट तब आया जब सैमुअल्सन आया। सैमुअल्सन की जो थ्योरी थी वो सबल क्रमबद्धता पर आधारित है। तब जाके हिग्स ने उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया था कि हमारी थ्योरी वीक पर आधारित है। बाद में रिविजिटेड दिया हिग्स ने, रिविजिटेड डिमांड थ्योरी दी है ना हिग्स, उसमें उन्होंने वीक ऑर्डरिंग को कॉन्सेप्ट ले आए अपने थ्योरी में। यहाँ तटस्थ वक्र है वो वीक ऑर्डरिंग पर बेस्ड है, लेकिन शुरू में इसमें मान्यता उन्होंने नहीं लिया था। और तटस्थ वक्र में इनका कांस्टेंट इनकम, स्थिर आय का कोई रोल नहीं है। तो आंसर है कमजोर क्रमवाचकता, स्थिर आय, जबकि वस्तुओं की पूर्ण विभाज्यता है तटस्थ वक्र की मान्यता में। यानी यहाँ तो यहाँ वाई वस्तु लेते हो, मान लीजिए तो यहाँ 2 1.3 ऐसे करके वस्तुएं ले सकते हो, मतलब डिस्क्रीट वस्तुएं ले सकते, पूर्ण वस्तुओं में और वाचक क्रमवाचकता बाद में इसको अजम्पशन में नहीं लिया गया। तो इसके सी और डी तटस्थ वक्र की मान्यताओं में आते हैं। क्यों भाई, कोई डाउट इसमें? हाँ बेटा भाई, समझ में आया? क्लियर है ना? दिव्या समझ में आया आपको? प्रतिमा बेटा, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल बाई बिक्री समीकरण मॉडल। आसान क्वेश्चन है। मॉडल किसने दिया था भाई? प्रोफेसर बोमल। सर बोमल, सी इसका करेक्ट। बोमल जो थे उन्होंने बिक्री सेल्स मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी दी थी, ठीक है ना? सेल्स मैक्सिमाइजेशन की किसने बात? The concept of saucer shaped short run average variable cost is introduced. तस्तरी इस अवधारणा का किसने, ये थ्योरी हम लोगों ने कहाँ पढ़ी? मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लागत का आधुनिक सिद्धांत किस लोगों ने? जेएस बेन, ठीक है, स्टिगलर, इन सभी अर्थशास्त्रियों ने लागत का। और देखो इसमें किसी का नाम है हिक्स, रॉबिन्सन, स्लट्सकी। इस लागत का आधुनिक सिद्धांत बेन, स्टिगलर, एलिजाबेथ ब्रूनर, इन लोगों ने दिया था, लेकिन स्टिगलर का नाम बस है उसमें, बाकी तीन उसमें नहीं है। तो इसका आंसर स्टिगलर। लोगों ने आप लोगों को बताया था कि ये जो मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी है उसमें जो एबीसी वक्र है, औसत परिवर्तनशील, वो तस्तरी आकार का है, तस्तरी आकार का होता है।
यस एबीसी शॉर्ट रन औसत परिवर्तनशील लागत का वक्र कैसा होता है? तरी, ये तस्तरी नुमा है ना एकदम। ये क्यों होता है ऐसा? बिकॉज रिजर्व क्षमता जो होती है उस कारण मॉडर्न थ्योरी कॉस्ट में जो औसत लागत है वो तस्तरी नुमा होता है। ठीक है ना, इसको हमने चर्चा भी किया था। क्लियर है सभी को? क्यों भाई बताइए, सभी को क्लियर है? हाँ बेटा। गुड, चलिए आगे बढ़ते। 68 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल, आगत निर्गत तकनीक की अवधारणा लियोनटिफ, किसने दिया था? लियोनटिफ। चलिए 38 क्वेश्चन देखिए, 38 हो गया, 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिफ्ट इन एलएम कर्व टू, यानी एलएम कर्व में परिवर्तन का कारण क्या है? यानी एलएम होता है वो किसके कारण होता है? आप लोग सभी लोग जानते हो। अब संतुलन को दिखाता है। अब मुद्रा बाजार संतुलन, वो तो मुद्रा बाजार में कौन से वेरिएबल हैं जो मुद्रा बाजार को प्रभावित करते हैं? की आपूर्ति में वृद्धि, ये मुद्रा बाजार करती है। तो एलएम वक्र में शिफ्ट किसके वजह से होगा? या मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना, 39 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनी डिमांड इक्वेशन इन फिल्डमैन क्वांटिटी ऑफ मनी डज नॉट कंटेन, कह रहा है मिल्टन फ्रीडमैन अंत में मुद्रा की मांग समीकरण में सम्मिलित ही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप लोग सभी लोग जानते हो कि मिल्टन फ्रीडमैन ने रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी, यानी पुनर्स्थापित किया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को। और उन्होंने वो आय, कीमत, बॉन्ड प्रत्याशित दर, इक्विटी पर लाभ की प्रत्याशित दर, इन सब का स्तर का फलन होती है, इसको नहीं माना था। यानी मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या माना था कि मनी डिमांड इज ऑफ इनकम, परमानेंट इनकम, प्राइस और वेल्थ डब्ल्यू, और बॉन्ड पर लाभ की प्रत्याशित दर। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी और म्यू जो कैचॉल वेरिएबल हैं जो छूट गए हैं उन सब का फलन। लेकिन उन्होंने तरलता के स्तर का फलन नहीं माना था मुद्रा की मांग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्यों भाई, सभी को क्लियर है? हाँ गुड, लोगों को क्लियर है ना? काजोल, दिव्या, कृपानंद, करो। गुड, चलिए 40 हो गया। हाँ 41 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 41 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसका आंसर भी दिया है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ जनरल एल, यानी सामान्य जो एलएम वक्र का ढाल होता है वो कैसा होता है? सामान्य एलएम वक्र का ढाल कैसा होता है भाई? इस एलएम वक्र का ढाल कैसा होता है आप लोग? दिस इज द एलएम वक्र। एलएम वक्र का ढाल कैसा होता है? धनात्मक। और 80% भी आंसर मार के चले आएंगे धनात्मक, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं जनरल इक्विलिब्रियम से इसकी तुलना करूं, सामान्य संतुलन, तो इसका आंसर बी नहीं होगा।
आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे कि एलएम वक्र होता है, यहाँ पर ब्याज दर लेते हैं, यहाँ इनकम लेते हैं। एलएम वक्र होता है वो कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। दिस इज द एलएम वक्र, रीजियन रेंज है, ये कीन्स का केस है, ये है, और ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का केस है। तो ओ से ए तक कीन्स का एलएम वक्र है, ए से बी तक मध्य वाला है, से सी तक क्लासिकल का है, ठीक है ना। तो सामान्य जो एलएम वक्र होता है कीनीजियन सीमा में शून्य, और देखो कीनीजियन सीमा में एलएम वक्र का ढाल क्या है, शून्य है, यहाँ पर ढाल, जबकि मध्यवर्ती सीमा में धनात्मक है एलएम वक्र, ऊपर उठता हुआ, जबकि क्लासिकल प्रतिष्ठित रेंज में कैसा है, अनंत ढाल है, लिखा है यानी ढाल एकदम अनंत है यहाँ। तो देखो ना, ये सामान्य एलएम वक्र है जो कीनीजियन सीमा में अनंत ढाल होता है। क्लियर है सभी को? हाँ बेटा, तो ये 41 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन देखिए, 42 क्वेश्चन देखिए। 42 क्या है, चेंज इन टैक्स रेट इज अ टूल ऑफ, कर की दरों में परिवर्तन है। क्यों भाई, अगर कर की दर में परिवर्तन हो रहा है, इसका उपकरण है राजकोषीय नीति का। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, डी। 43 क्वेश्चन, 43, व्हाट इज द फिलिप्स वक्र, यानी दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र लॉन्ग रन में कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पर अनएम्प्लॉय लेते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट, यहाँ पे बेरोजगारी की दर। तो देखो ऑप्शन पढ़ो क्या सर, बेरोजगारी दर अक्ष के समानांतर, बेरोजगारी समानांतर तो ऐसे होगा ना, तो नहीं है। बेरोजगारी दर अक्ष की ओर गिरता हुआ नहीं है, बेरोजगारी दर अक्ष से ऊपर उठता हुआ नहीं, बेरोजगारी दर अक्ष पर बेरोजगारी दर अक्ष पर लंबवत है, ठीक है ना, लंबवत, वर्टिकल है। तो ये आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र का। 44 क्वेश्चन देखिए, 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, राजकोषीय नीति की कौन से घटक नहीं है, कंपोनेंट कौन सा नहीं है, पब्लिक रेवेन्यू सप्लाई, जो मनी सप्लाई पॉलिसी का पार्ट है, नॉट द फिस्कल पॉलिसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 45 क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई इज इंक्लूड, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस कौन सी रिपोर्ट जारी कर, एचडीआर, एचडीआर जो रिपोर्ट आती है, तो इसका आंसर क्या होगा, जाएगा बी। एचआर डब्ल्यूडीआर भी नहीं करती, और इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनएमपीआई करती, क्या करती है, एनएमपीआई। आईएचडीआर रिपोर्ट जारी करती है, उसमें आता है ये, जो ना मुख्य स्तर पर जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है एमपीआई, वो एचडीआर जारी करता है। लेकिन अपने देश के अंदर कौन जारी करता है, इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहीं अगर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्स होता, इसका आंसर क्या हो जाता, डी। वैश्विक वाले की चर्चा हो रही, तो इसका आंसर बी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट में। देखिए 46 क्वेश्चन कह रहा है,
प्रोग्रेस इज डिस्क्राइब्ड एज, क्या हो जाएगा 46। हिग्स का जो तटस्थ तकनीकी प्रगति कैसा था, श्रम संवर्धनकारी, वर्धनकारी, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन में भी आयोग का आंसर गलत है। आयोग इसका आंसर डी मानता है, आंसर सी मानता हूं और सी ही करेक्ट है। जो हिग्स का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज था, जो हिग्स ने तटस्थ तकनीकी प्रगति बताई थी, हम लोगों ने पढ़ा भी है, आप लोगों को पढ़ाया भी है कि हिग्स श्रम संवर्धनकारी और पूंजी संवर्धनकारी दोनों तकनीकी प्रगति की बात करते थे। यानी ये बोथ है, यानी हिग्स का जो तकनीकी प्रगति था वो श्रम और पूंजी दोनों संवर्धनकारी था, यानी लेबर एंड कैपिटल आर्गुमेंटिंग दोनों था। तो वही मान के चलते हैं। अब बाद वाले जो एग्जाम देते हैं उनके लिए खतरनाक रहता है। आंसर डी मान लिया है, जबकि आंसर सी होना चाहिए, बदलना चाहिए इसको आंसर। तो इसका आंसर सी है, बट आयोग ने इसका आंसर डी मान रखिएगा। क्लियर है ना सभी को? क्यों भाई बताइए। ठीक है, ठीक है ना सभी को? चलिए 47 क्वेश्चन देखिए। 47 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या डिफरेंस है भाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? 47। आप लोग सभी लोग जानते हो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में जो सुस्पष्ट अंतर दिखाता है उसका आधार में गुणात्मक परिवर्तन। देखो आप लोग सभी लोग जानते हो कि जो इकोनॉमी है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस को दिखाता है, यानी जीडीपी में वृद्धि हुई, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हुआ, ये सबको दिखाता है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों के परिवर्तन को दिखाता है। तो मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ केवल मात्रात्मक दिखाता है, केवल, जबकि आर्थिक प्रगति इकोनॉमिक डेवलपमेंट मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों दिखाता है। तो दोनों में डिफरेंस किसका है? गुणात्मक को लेके। तो गुणात्मक कौन सा चर होता है जीवन में? गुणात्मक परिवर्तन। तो सी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर। ठीक है ना? दोनों में अंतर किस बात को लेके है? गुणात्मक को लेके, क्योंकि ये दोनों तो सेम है मात्रात्मक। अंतर किसको लेके है? गुणात्मक, क्वालिटेटिव चेंजेस को लेके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। गुणात्मक चर कौन से हैं? खुशहाली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना, शिक्षा, ये सब कैसे चर हैं? गुणात्मक चर हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? हाँ बेटा। जी सर। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, यानी मात्रात्मक चर है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चर है। ध्यान में रखना इसको, केवल गुणात्मक नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो दोनों है। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ से ही, एक इकोनॉमिक ग्रोथ का ही एक्सटेंशन वर्जन है। ठीक है ना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अगर लोगों की जीवन स्तर में सुधार आ जाए, कुपोषण दूर हो जाए, खुशहाली आ जाए, शिक्षा स्तर अच्छा हो जाए, तो इस तरह से जब पूरा डेवलपमेंट होता है तो उसको आर्थिक विकास। चलिए 48 क्वेश्चन देखिए। हायरोड्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट कंसीडर। हायरोड का जो आर्थिक समृद्धि मॉडल है
कौन सी चीज को कंसीडर नहीं करता है? जल्दी जल्दी बताओ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हायरोड के मॉडल में आप लोग सभी लोग जानते हो 3 इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते थे। कौन कौन सी? एक वारंटेड ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ यानी वांछित समृद्धि दर, और एक नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ प्राकृतिक समृद्धि दर। ठीक है, ये 2 मिल रहे हैं। और एक स्टडी स्टेट ऑफ ग्रोथ, स्टडी स्टेट की भी बात करते थे हायरोड। किसकी बात नहीं करते थे? मिनिमम रेट ऑफ ग्रोथ, ये 2 वाला की बात नहीं करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी न्यूनतम वृद्धि दर पर। तो इसका बी आंसर हो जाए, इसकी बात नहीं करते थे हायरोड, बाकी तीनों की बात करते थे। ठीक है ना। 49 क्वेश्चन देखिए। 40 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल टू द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समग्र समृद्धि मॉडल है तकनीकी प्रगति को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है, उनका विश्लेषण करता है? कौन है भाई? कौन सा है? सोलो मॉडल ने इकोनॉमिक वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर ध्यान दिया है कि अगर किसी भी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है तो कंट्री किस तरह से ग्रो करती है, किस तरह से उसका स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम आएगा, उसकी चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सोलो मॉडल। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए 50, द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ वाज एडवोकेटेड बाई, यानी जो असंतुलित विकास की रणनीति किसने बताई थी? क्यों भाई? असंतुलित की रणनीति किसने बताई? हर्षमैन ने, ए.ओ. हर्षमैन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, ए.ओ. हर्षमैन द्वारा। कितना आसान क्वेश्चन आया है, देख रहे हैं ना आप लोग। 51 क्वेश्चन देखिए। 51, क्राउडिंग आउट इफेक्ट में बी डिफाइंड एज। क्राउडिंग आउट जो है प्रभाव परिभाषित किया, क्राउडिंग आउट इफेक्ट किसने बताया था भाई? बताइए, या किया जाता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट किसने डिफाइन किया, कैसे परिभाषित किया जाता है? क्राउडिंग आउट संबंध है फिस्कल राजकोषीय नीति से। सरकार जब खर्चा बढ़ाती है, अब अगर सरकार निवेश करती है तो कहीं ना कहीं निजी निवेश कम हो जाता है ना। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर सरकार निवेश करती है तो जब प्राइवेट निवेश नहीं कर पाएंगे, निजी निवेश में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? सी, सरकारी कमी के रूप में। चलिए 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर जीएसटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी के संदर्भ में सही नहीं है? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, बिल्कुल सही है। जीएसटी एक संवर्धित कर है, हमने आप लोगों को लिखवाया है ये, तो ये सही है। पूछा है कौन सही नहीं है? देयर इज अ प्रोविजन फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इट, बिल्कुल। जीएसटी देखो, अभी टैक्स पढ़ते थे, वैट वगैरह में पहले इनपुट होती थी, यानी हर लेवल पे टैक्स लगता था। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हर लेवल पे टैक्स नहीं करता, फाइनल टैक्स देना है बस। ठीक है ना। आईटीसी का कोई योगदान नहीं था, तो जीएसटी के आने से आईसीटी का कॉन्सेप्ट आया। आईसीटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सी कभी कभार बताएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और ऑप्शन क्या है? ई वे चालान इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर, क्यों भाई? ई वे चालान इज रिक्वायर्ड नहीं, सबके लिए जरूरी, तो कौन सा गलत है? तो अलग गलत है। और डी, जीएसटी इज नॉट इम्पोज्ड
ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बिजली पर जीएसटी नहीं है, ठीक है ना। तो ई वे चालान इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द इंटर स्टेट, नहीं सबके लिए, ठीक है ना। तो 52 का सी हो जाएगा आंसर। 53 क्वेश्चन देखो, 53, हु एमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हैज सजेस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी ऐसे कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह आता है। कार्डर, कार्डर 1956 में आए, 1956 में, 1956 में भारत प्रकट हो गए। इन्होंने 2-3 तरह के टैक्स की बात करते थे, कौन कौन से, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, पर्सनल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इन सबके करों की चर्चा कार्डोर ने भारत में की। सूत्रधार कौन है, निकोलस कार्डर, सी आंसर हो जाए। चलिए 54 क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 54। इसका फार्मूला मैंने लिखवाया भी हुआ है, आप लोगों को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर बताइए आप लोग। टीबीएस, टीबीएस लिखा हुआ है, इसका क्या है, टैक्स बर्डन ऑन सेलर। टीबीबी क्या है, टैक्स। ईडी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईएस क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या फार्मूला लिखवाया था कि टीबीएस बटे टीबीबी, टीबीएस बटे टीबीबी बराबर ईडी अपॉन ईएस। ये फार्मूला एकदम रट लीजिए, ठीक है ना। यानी विक्रेता पर जो कर भार होता है अपॉन क्रेता पर कर भार, वो बराबर होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बटे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये फार्मूला याद है तो आप लोग बहुत से आंसर इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। कभी कभी पूछता है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मान लीजिए ज्यादा है, मांग की लोच अगर, तो अगर सरकार टैक्स लगाती है तो किसके ऊपर टैक्स का भार किसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, बायर के ऊपर कि सेलर के ऊपर, जल्दी बताओ कौन बताएगा, किसके ऊपर टैक्स का भार अधिक पड़ेगा अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अधिक है, यानी ईडी अधिक है तो टैक्स का भार पड़ेगा सेलर के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, न कि बायर के ऊपर, ठीक है ना, विक्रेता के ऊपर, क्योंकि विक्रेता देखो ऊपर है ना, इससे डायरेक्टली संबंध है इसका, ये नीचे है इसका इनडायरेक्टली संबंध, विपरीत संबंध है। तो विक्रेता पर ज्यादा पड़ेगा, क्रेता पर कम पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सेलर पे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि सेलर ऊपर है। तो इन दोनों में डायरेक्ट संबंध, इन दोनों में अप्रत्यक्ष संबंध है, और दोनों से एक दूसरे ऐसे ऐसे विपरीत संबंध है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर है सभी को यहां तक, बताओ रे सभी लोग, बताओ तो है भाई। जी सर। गुड। 55 क्वेश्चन देखो, 55 और 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंड द जीएफडीआई, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया, जीएफडी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा डिफाइन कर रहा है कि भारत में सकल घाटे को परिभाषित कर रहा है, कौन सा है भाई। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं ये सब चीजें। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल, ये डेफिनेशन एकदम हूबहू मैंने आपके नोट्स में लिखवाई हुई है। नहीं, राजस्व प्राप्तियां, अब देखो एक चीज और आप लोग, हाँ ठीक है, हिंदी में भी ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 55 क्या हो जाएगा, डी। राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां पर कुल व्यय का आधिक्य होता है राजस्वी घाटा, बाकी सब गलत हैं। राजस्व प्राप्तियों पर का अधिक, ये तो राजस्व घाटा हो जाएगा ना प्रतिमा बेटा।
रेवेन्यू डेफिसिट, न कि फिजिकल डेफिसिट। ये सकल राजकोषीय घाटे की बात कर रहा है ना। राजस्व से रिलेटेड कौन सी राजस्व घाटे, समझ में आया ना। तो इसका आंसर डी है। रिवाइज करिए, रिवाइज नहीं होगा तब गड़बड़ हो जाएगा मामला। आज 55 तक ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। कल शायद क्लास नहीं होगी, कल यूजीसी नेट का एग्जाम है, शायद जाएंगे एग्जाम दे, तो कल क्लास ऑफ रहेगी, बाकी ठीक है ना।